अंदर कदम रखा, पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। हर चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मेरे चाचाओं ने कई बार कहा था कि वो हमेशा चाहते थे कि मैं खुद कंपनी संभालूं। मेरे आने के 2 मिनट बाद ही प्रिया भी पहुंच गई और उसके पीछे पीछे रोहित भी था। मैं मुख्य सीट पर खड़ा हुआ और घोषणा की, आज से मैं आधिकारिक रूप से फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालता हूँ। पूर्व CEO प्रिया शर्मा को कंपनी की संपत्ति के दुरुपयोग और पद के गलत इस्तेमाल के कारण पद से हटाया जाता है। वहीं CEO ऑफिस असिस्टेंट रोहित वर्मा को फर्जी डिग्री और गलत शैक्षणिक जानकारी देने के कारण तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाता है। ये सुनते ही रोहित पत्थर की तरह जम गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी नकली डिग्री का राज भी मेरे सामने आ चुका होगा। वो कुछ बोलकर सफाई देने ही वाला था, लेकिन फर्जी डिग्री शब्द सुनते ही उसकी आवाज गले में अटक गई। मैं चेयरमैन की सीट पर बैठा भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अगर सफाई देनी है तो बाहर जाकर दो। ये फ्यूचर ग्रुप की सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग है। तुम दोनों को कंपनी से निकाला जा चुका है, इसलिए अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। फिर मैंने प्रिया की तरफ देखा, और हाँ, अपना सामान भी CEO ऑफिस से तुरंत हटवा लो। अब उस ऑफिस में मैं बैठूंगा। मीटिंग खत्म होने तक अगर तुम्हारा सामान वहाँ रहा तो मैं लोगों से उसे बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और दोनों को बाहर निकलवा दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं CEO ऑफिस पहुंचा तो देखा कि न प्रिया गई थी और न ही रोहित। इतना ही नहीं, दोनों ने अपना सामान भी नहीं हटाया था। ये देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने अपने नए असिस्टेंट से कहा, कुछ लोगों को बुलाओ, इन दोनों का सारा सामान बाहर फेंकवा दो। मेरा नया असिस्टेंट देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक से पढ़ी हुई एक बेहद स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी, जिसे खास तौर पर मेरे चाचाओं ने मेरे लिए रिक्रूट किया था। मैं धीरे धीरे रोहित की डेस्क तक गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों की टेबल इतनी पास पास क्यों है? इन्हें जोड़कर एक ही डेस्क क्यों नहीं बना लेते? और ये फोटो फ्रेम, इसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि प्रिया का पति मैं नहीं बल्कि तुम हो। इतना सुनते ही रोहित झटके से उठा और मेरे हाथ से फोटो फ्रेम छीन लिया। मेरी चीजों को हाथ मत लगाइए। फिर उसने घमंड से कहा, आज भले मैं प्रिया मैम का पति नहीं हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। ठीक है, तुम्हारे सपने पूरे हों, यही शुभकामना है। तभी प्रिया ने रोहित को एक तरफ धक्का दिया और घबराकर मेरी तरफ आई। अर्जुन, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी और इससे शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उस दिन मैंने गुस्से में आकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए थे। सच कहूँ तो मैंने कभी सच में तुमसे अलग होने के बारे में सोचा तक नहीं। मुझे पता है इस बार मेरी गलती बहुत बड़ी है। मैं रोहित को नौकरी से निकाल दूंगी। कंपनी और घर दोनों में तुम्हारी बात चलेगी। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अब तलाक होगा या नहीं, ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। और वैसे भी रोहित को तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तुम्हें भी। इसलिए अब तुम ये तय करने की हालत में नहीं हो कि वो रहेगा या जाएगा। तभी मेरा असिस्टेंट लोगों को लेकर अंदर आ गया और दोनों का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यही नहीं रुका। मैंने प्रिया की तरफ देखते हुए ताना मारा, तुम तो हमेशा कहती थी कि जो कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है, तो अब बाहर जाओ और खुद को साबित करो। देखो, क्या बिना शर्मा परिवार के सहारे तुम फिर कभी इस मुकाम तक पहुंच पाती हो या नहीं? सच कहूँ तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है। कुछ ही मिनटों में दोनों का सारा सामान ऑफिस से बाहर फेंक दिया गया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, हम 3 साल पति पत्नी रहे हैं, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने एक नए असिस्टेंट की थोड़ी मदद कर दी, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मुझे कंपनी से भी निकाल दिया, क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं उसी वजह से तलाक ले रहा हूँ और उसी वजह से तुम्हें कंपनी से भी निकाल रहा हूँ। प्रिया, तुम आज जहाँ हो सिर्फ मेरी वजह से हो। फ्यूचर ग्रुप में तुम्हारी पहचान इसलिए बनी क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी। मैंने आगे कहा, मैंने तुम्हारी हर अजीब आदत को बर्दाश्त किया। खाना हमेशा अलग प्लेट में खाना, सिर्फ सर्विंग स्पून इस्तेमाल करना, हमारे कपड़े अलग अलग धुलना, यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी तुम इतनी सावधानी बरती थी जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। तुम कहती थी कि तुम्हें क्लीनलीनेस ऑब्सेशन है और मैंने हमेशा उसे समझने की कोशिश की। लेकिन फिर वही इंसान एक नए असिस्टेंट की बची हुई आधी प्लेट खा लेता है, उसे घर लाकर हमारे बाथरूम में नहलाता है, उसे अपना नाइट पायजामा पहनने देता है। मैं जानबूझकर ये सारी बातें ऑफिस के सामने जोर से बोल रहा था। जो कर्मचारी पहले प्रिया और रोहित के लिए सहानुभूति महसूस कर रहे थे, उनके चेहरे अब बदल चुके थे। उनकी आंखों में तिरस्कार, नफरत और सच्चाई जानने के बाद का गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने प्रिया की तरफ देखकर कहा, शायद तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। शायद मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि ऊंचा उठ सको। मेरे साथ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी भी किसी नौकरी की तरह थी जिसमें रोज अटेंडेंस लगानी पड़ती है। हाँ, तुम्हारी क्लीनलीनेस ऑब्सेशन को छोड़ दूं तो मैं मानता हूँ कि पिछले 3 सालों में तुम एक अच्छी पत्नी रही हो, लेकिन मैंने भी तुम्हें उसके बदले बहुत कुछ दिया है। इसलिए ना मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ ना तुम मेरी। अब हमारा हिसाब बराबर है। ये सुनकर प्रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो अपने सहकर्मियों की नजरों का सामना भी नहीं कर पा रही थी और सिर झुकाकर खड़ी थी। लेकिन रोहित अब भी खुद को सही साबित करने में लगा था। वो बोला, अर्जुन, अगर प्रिया मैम तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हें खुद में कमी ढूंढनी चाहिए। तुम हमेशा हुक्म चलाते रहे, कभी उनका ख्याल नहीं रखा। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं उनकी परवाह करता हूँ, इसलिए वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। रोहित, बात इतनी सी है कि हमारी पोजीशंस अलग हैं। तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो, इसलिए खुशामद करना तुम्हारी मजबूरी है। मैं पहले से ऊपर हूँ, इसलिए मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। यही हम दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। रोहित तुरंत बोला, गलत, असली प्यार सिर्फ मैं करता हूँ। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा, तो फिर उम्मीद है कि जब रिया पर कंपनी की संपत्ति हड़पने का केस साबित होगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त होगी और उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, तब भी तुम इसी तरह उसके साथ खड़े रहोगे? ये सुनते ही रोहित घबरा गया। क्या मतलब? उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी?
उससे जेल भी हो सकती है। ये नामुमकिन है, तुम बस डराने की कोशिश कर रहे हो, मैंने शांत स्वर में कहा। तो फिर इंतजार कर लेते हैं। लेकिन प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि उसने पिछले कुछ सालों में क्या क्या किया है। अगले ही पल वो अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई, मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। अर्जुन प्लीज, हमारे 3 साल के रिश्ते की खातिर और उन सालों की खातिर जो मैंने कंपनी संभालने में लगाए, मुझे एक मौका दे दो, मुझे बचा लो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर मैं जेल चली गई तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मुझसे गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं, अब फैसला कानून करेगा। हाँ, अगर तुम कंपनी से हड़पी हुई सारी संपत्ति वापस कर दो तो शायद सजा थोड़ी कम हो जाए। प्रिया रोते हुए बोली, लेकिन मैंने जो पैसा लिया था वो सब इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, न कोई प्रॉफिट हुआ न पैसा वापस आया, सब डूब गया। अगर मेरी सारी संपत्ति बेच भी दी जाए तब भी कर्ज पूरा नहीं उतरेगा। मैंने एक नजर रोहित पर डाली और कहा, अरे तुम्हारे पास तो ये छोटा सा प्रेमी भी है, इसे बोलो थोड़ा मदद कर दे। रोहित तुरंत घबरा गया, मेरे पास कहाँ पैसे हैं, मैं तो एक साधारण एम्प्लॉई हूँ, 1 महीना भी पूरा काम नहीं किया और सैलरी तक नहीं मिली। मैम, क्या मामला सच में इतना गंभीर है? कहीं ये बस आपको डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा? वो प्रिया को उठाने लगा। मैम, जमीन ठंडी है, इनके सामने मत झुको। लेकिन प्रिया ने उसे झटक दिया, दूर हटो। फिर मेरी तरफ देकर गिड़गिड़ाने लगी, अर्जुन मैं अपनी सारी संपत्ति बेच दूंगी, जो कर्ज बचेगा वो भी धीरे धीरे चुका दूंगी, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जब तुमने मेरे सारे कार्ड बंद कर दिए थे और मैं बिल तक नहीं भर पाया था, तब क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि मुझे पुलिस पकड़कर ले जा सकती है? प्रिया ने सिर झुका लिया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी और आखिर में तुमने बिल भर ही दिया था। तुम्हारे इतने दोस्त हैं, मुझे पता था तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। मैं कड़वी हंसी हंसा, मैं अर्जुन शर्मा जिंदगी में पहली बार एक रेस्टोरेंट में बिल न भर पाने की वजह से लोगों की नजरों में गिरा। स्टाफ ने मुझे तिरस्कार से देखा और पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। मुझसे दया मांगने की बजाय किसी अच्छे वकील की तलाश करो, शायद सजा कुछ कम हो जाए। ये सुनते ही प्रिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे समझ आ चुका था कि इस बार मैं बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ने वाला। रोहित उसके पास बैठ गया और बोला, मैम डरिए मत, आप इतनी काबिल हैं, इस मुश्किल से भी निकल जाएंगी। ये सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे डूबता इंसान तिनके का सहारा पकड़ता है। रोहित, अगर मेरे पास कुछ भी न बचे, क्या तब भी तुम मेरे साथ रहोगे? क्या फिर भी मेरा साथ दोगे? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं आपको दिल से चाहता हूँ। प्रिया की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक लौटी। अगर ऐसा है तो मैंने जो महंगी घड़ियां और ज्वेलरी तुम्हें गिफ्ट की थी, उन्हें बेच दो और मेरी मदद करो। और अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, मुझे तुम्हारे घर शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुनते ही रोहित का चेहरा जम गया। मैम, आप मजाक कर रही हैं ना? जो चीजें आपने मुझे गिफ्ट की थी वो वापस कैसे मांग सकती हैं? और मेरा घर इतना छोटा है कि 2 लोग नहीं रह सकते। वैसे भी आपके मम्मी पापा के पास तो और भी प्रॉपर्टी होगी, हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? फिर वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, चाहे जितनी मुश्किल आए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। उसके माता पिता की संपत्ति, अच्छा मजाक है, उनकी सारी संपत्ति भी सील हो चुकी है, उनकी दौलत की जांच भी चल रही है, इसलिए किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो। प्रिया पूरी तरह कंगाल है, ऊपर से करोड़ों के कर्ज में डूबी हुई। ये सुनते ही रोहित की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। मतलब आपके पास सच में कुछ भी नहीं बचा? प्रिया एकदम चौंक गई। रोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ दोगे और मेरे साथ मिलकर फिर से शुरुआत करोगे। तभी रोहित अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी। शुरुआत? किस चीज की शुरुआत? तुम पर करोड़ों का कर्ज है, नौकरी चली गई, नाम खराब हो गया, अब तुम दोबारा ऊपर कैसे उठोगी? सच कहूँ तो मैं तो समझता था कि तुम कोई पावरफुल CEO हो, लेकिन निकली क्या? बस एक ऐसी औरत जो किसी आदमी के सहारे ऊपर पहुंची। मैंने अपना इतना समय तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दिया। प्रिया सदमे में खड़ी रह गई। तो इसका मतलब तुम्हारा सारा प्यार, सारी परवाह सिर्फ मेरे पैसे और स्टेटस के लिए थी? रोहित ने बिना शर्म के कहा। और क्या, कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी आराम से गुजरे? मैं जवान हूँ, स्मार्ट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी कोई सक्सेसफुल और अमीर औरत चाहिए थी। मेरे जैसे इंसान को CEO लेवल की पार्टनर मिलनी चाहिए। लेकिन अब तुम खुद बर्बाद हो चुकी हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों दुख झेलूं? जिंदगी में एक बार गरीबी आ जाए तो मुश्किलें खत्म नहीं होती। मुझे ऐसी औरत चाहिए जिसके ब्लैक कार्ड्स कभी बंद न हो, न कि कोई ऐसी जो किसी आदमी के सहारे ऊपर चढ़े और बाद में उसी को धोखा दे। रोहित की बातें सुनकर प्रिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से उसे थप्पड़ मार दिया। तुम जैसे घटिया इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन रोहित भी पीछे हटने वालों में नहीं था। मैंने क्या किया? तुमने मुझे जो कुछ दिया उसकी कीमत मिलाकर भी RS 1 करोड़ नहीं बनती। बस फिर क्या था? प्रिया ने उसका गला पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। धक्का मुक्की के दौरान रोहित पीछे की तरफ गिरा और उसका सिर मेज के कोने से टकरा गया। वो वहीं बेहोश हो गया। मैंने लोगों को बुलाकर उसे अस्पताल भेज दिया, जबकि प्रिया को जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में पुलिस अपने साथ ले गई। करीब 1 महीने बाद मेरा और प्रिया का तलाक आधिकारिक तौर पर हो गया। कुछ ही समय बाद उसके खिलाफ चल रही जांच भी पूरी हो गई। उसकी सारी संपत्ति कंपनी के नुकसान की भरपाई में चली गई, लेकिन फिर भी कर्ज बाकी रह गया। आखिरकार उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। दूसरी तरफ रोहित भी पूरी तरह गायब हो गया। बाद में पता चला कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसके माता पिता उसे गांव वापस ले गए, जहां उसने एक विधवा महिला से शादी कर ली और उसके बच्चे का सौतेला पिता बन गया। फिर एक स्कूल रियूनियन में मेरी मुलाकात अपनी पुरानी क्लासमेट से हुई, जो अब वॉल स्ट्रीट में एक ऊंचे पद पर काम करती थी। हम करीब आए, प्यार हुआ, शादी हुई और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। एक दिन हम दोनों बेबी स्टोर में अपने होने वाले बच्चे के लिए सामान खरीद रहे थे। तभी मेरी नजर सड़क किनारे पड़े एक परिचित चेहरे पर गई। वो प्रिया थी।